ইশরাত জাহাঁ ছিল লস্করের আত্মঘাতী জঙ্গি। 26/11 মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি হেডলির। 2004 সালের 15 জুন আহমেদাবাদে গুজরাট পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় মুম্বাইয়ের বাসিন্দা ইশরাত জাহাঁ সহ 4 জনের। গুজরাট পুলিশের তরফে দাবি করা হয় জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত এই 4 জন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। আদালতে হেডলি জানিয়েছে ইশরাতকে গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম, ইশরাত জাহাঁ ছিল লস্করের আত্মঘাতী জঙ্গি। 26/11 মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি হেডলির। 2004 সালের 15 জুন আহমেদাবাদে গুজরাট পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় মুম্বাইয়ের বাসিন্দা ইশরাত জাহান সহ 4 জনের। আমাদের প্রতিনিধি मृत्युंजय सिंह हमारे संगे फोने रही, कथा बोलबो मृत्युंजय संगे। मृत्युंजय, ये बताइए कि इशरत जहां के बारे में हेडली ने क्या दावा किया अभी तक? जी रंसा, एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। पिछले 4 दिनों से आज चौथा दिन है हेडली की गवाही का, और आज का सबसे बड़ा खुलासा है इशरत जहां को लेकर। इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा का महिला आत्मघाती बताया है हेडली ने, और इसको अक्षरधाम हमले की भी जिम्मेदारी दी गई थी। बताना चाहेंगे कि आखिरकार कैसे ये पूरा घटनाक्रम, क्या सवाल जवाब हुए। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने पूछा कि क्या लश्कर-ए-तैयबा में कोई महिला विंग है, तो हेडली ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसा सुना है, मुझे जानकारी नहीं है। फिर जब उज्जवल निकम ने थोड़ा याद दिलाया और कहा कि क्या कभी आपने कोई ऐसी प्लानिंग सुनी है जो लश्कर-ए-तैयबा की फेल हो गई हो, जो भारत विरोधी थी, तो हेडली ने कहा कि हाँ, एक बार मैं, जकीर रहमान लखवी और मुजम्मिल, हम तीनों पाकिस्तान में मीटिंग में थे। मीटिंग के बाद मुजम्मिल ने मुझे बताया कि हमारी एक योजना थी भारत में हमला करने की, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी एक महिला फिदाइन को, लेकिन उसे इनकाउंटर में मार दिया गया। तो और भी बाद में उज्जवल निकम ने पूछा कि वो महिला फिदाइन कौन थी, आत्मघाती कौन थी, तो उसने कहा कि एक भारत पुलिस के द्वारा इनकाउंटर हुआ था, उसमें वो मार दी गई थी। उज्जवल निकम ने 3 नाम लिया, कहा कि नूर जहां, इशरत जहां और मुमताज बेगम, ये 3 में से कौन जान बता सकते हो? तो उसने कहा कि सेकंड वन, दूसरी वाली इशरत जहां, ये वो लड़की थी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई थी। तो इसके बाद में पूछा गया कि क्या जिम्मेदारी दी गई थी, तो बताया कि इसे अक्षरधाम मंदिर पर हमले की भी जिम्मेदारी दी गई थी। तो अब तक ये बहुत बड़ा खुलासा हेडली ने किया है। जो राजनीतिक पार्टियां इस एनकाउंटर के बाद से सवाल उठाती रही हैं, इस एनकाउंटर के मामले पर कई लोग इसे फर्जी एनकाउंटर बताते रहे हैं, उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि खुद देश के एक गुनहगार और 26/11 आतंकी हमले के एक आरोपी डेविड कोलमैन हेडली ने खुद कहा है कि इशरत जहां लश्कर-ए-तैयबा की आत्मघाती दस्ते की सदस्य थी, जिसको एक आत्मघाती हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे एनकाउंटर में मार दिया गया। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा खुलासा आज का हेडली द्वारा किया गया है। रेनेसा, मृत्युंजय, जैसे कि आप बता रहे हैं, आपसे और एक बार जानना चाहेंगे कि जैसे एक सनसनीखेज खुलासा आज हेडली ने किया है, कैसे जिम्मेदारी इशरत जहां को दिया गया था, ये एक बार विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, जब उज्जवल निकम ने आज पूछा कि क्या लश्कर-ए-तैयबा में कोई महिला विंग है, तो उसने कहा कि हाँ, मैंने सुना हुआ है, मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बाद में उसने बताया कि ऐमान नाम का आतंकवादी है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सक्रिय है। ऐमान की मां महिला आत्मघाती दस्ते की प्रमुख थी, उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत की लड़कियां या अन्य जो लड़कियां हैं उन्हें फिदाइन हमले के लिए तैयार करना, उन्हें आत्मघाती बनाना, आतंकवादी बनाना। तो जब पूछा गया कि तुम्हें पता है कि कोई एक योजना फेल हो गई थी, तो उसने कहा कि मैंने सुना है कि एक महिला आत्मघाती को, एक सुसाइड बॉम्बर को एक जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो योजना फेल हो गई क्योंकि पुलिस एनकाउंटर में उसे मार दिया गया। तब तीनों नाम लिए गए और उसमें उसने इशरत जहां का नाम लिया और कहा हाँ, ये लड़की को जिम्मेदारी दी गई थी, ये लश्कर-ए-तैयबा की महिला विंग के लिए काम करती थी, महिला विंग की आतंकवादी थी, सुसाइड बॉम्बर थी, जिसको अक्षरधाम हमले की जिम्मेदारी इसको दी गई थी। साफ तौर पर रेनेसा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भारतीय राजनीति में ये हमेशा से गर्म मुद्दा रहा है। और जब भी गुजरात सरकार ने उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा था कि नरेंद्र मोदी को मारने के लिए ये इशरत जहां आई थी। हालांकि डेविड कोलमैन हेडली ने यह पूरी तरह नहीं बताया कि क्या क्या जिम्मेदारी इशरत जहां को दी थी, लेकिन यह कहा कि अक्षरधाम मंदिर के भी हमले की एक जिम्मेदारी इशरत जहां उसकी टीम को दी थी। ये जो महिला विंग होता है लश्कर-ए-तैयबा का, उसमें एक महिला और एक पुरुष होते हैं, ऐसी टीम बनाई जाती है। तो इशरत जहां के साथ भी एक पुरुष था। ये दोनों मिलकर इस काम को अंजाम देने की फिराक में गुजरात के लिए निकले थे और उनका एनकाउंटर हुआ था। जी, शुक्रिया मृत्युंजय।
যেমনটা আপনাদের জানাচ্ছিলাম এবং আমাদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় সিংহ আমাদের যেমনটা জানালো, ইশরাত জাহাঁ ছিল লস্করের আত্মঘাতী জঙ্গি। 26/11 মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি হেডলির। 2004 সালের 15ই জুন আহমেদাবাদে গুজরাট পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় মুম্বাইয়ের বাসিন্দা ইশরাত জাহাঁ সহ 4 জনের। গুজরাট পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, জঙ্গি কার্যকলাপে জড়িত এই 4 জন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। আদালতে হেডলি জানিয়েছে, ইশরাতকে গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দিরে হামলার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইশরাত জাহাঁ ছিল লস্করের আত্মঘাতী জঙ্গি। 26/11 মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি ডেভিড কোলম্যান হেডলির। ইশরাত জাহাঁ ছিল লস্করের আত্মঘাতী জঙ্গি। 26/11 মামলায় আদালতে বিস্ফোরক দাবি हेडलीर। আমাদের প্রতিনিধি राजन सिंह আমাদের সঙ্গে ফোনে রয়েছে, কথা বলবো রাজনের সঙ্গে। राजन, इससे पहले जब यूएसए गए थे एनआईए टीम, तब भी हेडली ने यही दावा किया था कि इशरत जहां है लश्कर के सुसाइड बॉम्बर, और फिर से और एक बार ये दावा हेडली ने किया है, तो ये कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हेडली ने जब 2010 में एनआईए की टीम 4 सदस्यीय टीम गई थी जिसमें मुंबई के एक जख्मी थे और ये बयान दर्ज किया था, उस वक्त भी उसने ये कहा था कि जब जकीउर रहमान लखवी ने उसे उस वक्त के लश्कर के ऑपरेशन कमांडर मुजम्मिल से मुलाकात करवाई थी, तो उसी दौरान ये बताया गया था कि इशरत जहां मुजम्मिल की एक ऑपरेटिव थी, सुसाइड बॉम्बर थी, और उसे एक मिशन दिया गया था कि अहमदाबाद जाकर उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और उसके साथ 2 पाकिस्तानी साथी थे और एक भारतीय साथी उसका, जो कि उसका बॉयफ्रेंड कहा जाता था। इन चारों को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन ये बॉस्ड अप ऑपरेशन, यानी कि ये नाकाम रहा था ऑपरेशन। और एक तरीके से जकीउर रहमान लखवी ने उस वक्त मुजम्मिल का मजाक उड़ाया था कि इनकी नाकामियों का चिट्ठा काफी लंबा है। तो हेडली ने ये तमाम बातें उस वक्त बताई थी और उसमें पैराग्राफ 159 और 160 में इस बाकायदा जो स्टेटमेंट दर्ज कराया गया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि जब एनआईए की टीम भारत आई और उस पूरे मामले पर गृह मंत्रालय को जब रिपोर्ट सौंपी गई थी, तो गृह मंत्रालय ने अदालत में इन दोनों पैराग्राफ को निकाल कर बाकी रिपोर्ट सबमिट करवाई थी। हालांकि बाद में जब आईबी की तरफ से, जो क्योंकि इस मामले में आईबी के कई अधिकारियों पर सवाल उठे थे, तो आईबी ने अपनी तरफ से इस मामले में अदालत में अर्जी लगाई थी कि इन दोनों पैराग्राफ को भी रिकॉर्ड पर लाया जाए। और इशरत जहां क्योंकि आतंकी थी और जो कि जो इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर ही इनकाउंटर किया गया था, तो उस आधार पर जो न सिर्फ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बाकायदा राहत मिली थी, बल्कि बीजेपी के वर्तमान अध्यक्ष अमित शाह को भी उस फर्जी इनकाउंटर मामले में अदालत से राहत मिली थी। तो ये मामला 2010 में ही जब एनआईए की टीम गई थी, तब ही हेडली ने बता दिया था कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। और एक बार फिर से उसने अपने इस बयान को दोहराया, और क्योंकि ये बयान 164 के तहत दर्ज किया गया है, तो अब भारतीय अदालत में एक तरीके से ये सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। राजन, एक बात आपसे फिर से जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि फिर से हेडली ने ये दोहराया है, तो ये सनसनीखेज खुलासा के बाद भारत के राजनीतिक जो परिस्थिति है उसको मुद्देनजर ये खुलासा कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए, ये खुलासा काफी अहम माना जा सकता है क्योंकि जब ये इशरत जहां का इनकाउंटर हुआ था, उस वक्त तत्कालीन कांग्रेस सरकार और कई लोगों ने ये आरोप लगाया था कि ये फर्जी इनकाउंटर है और एक निर्दोष को आतंकी बताकर मारा गया था। और इस मामले में न सिर्फ नरेंद्र मोदी पर उंगली उठी थी, बल्कि वर्तमान बीजेपी अध्यक्ष जो उस वक्त गुजरात के गृह मंत्री थे, उन पर उंगली उठी थी और बाकायदा उन पर मुकदमा चला था। और इतना ही नहीं, 4 जो इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उन पर भी ये मुकदमा चला था कि वो इस साजिश में शामिल थे और एक निर्दोष को आतंकी बताकर मारा गया था। लेकिन जब एनआईए की टीम गई थी और उसने ये बयान दर्ज किया था, तो उसका हवाला देते हुए कि जो आरोपी ऑफिसर थे और अमित शाह की तरफ से अर्जी लगाई गई थी, हालांकि उन्हें अदालत से राहत मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब ये बयान अदालत में दर्ज किया गया और जो कि 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराया गया, जो कि एक सबूत है, तो इस सबूत को एक बार फिर से सामने आने के बाद बीजेपी अब उन लोगों पर हमला बोलेगी जिन लोगों ने उस वक्त अमित शाह को फंसाने की कोशिश की थी, कई अफसरों को फंसाने की कोशिश की थी और गुजरात सरकार पर सवाल उठाए थे कि निर्दोष को आतंकी बताकर मारा गया है। तो अब एक तरीके से ये साफ हो गया है कि इशरत जहां आतंकी थी और वो हमला करने के लिए आ रही थी। और हेडली ने न सिर्फ 2010 में अपने बयान में कहा, बल्कि उस बयान को एक बार फिर से मुंबई की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसने दोहराया है। शुक्रिया राजन।